हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अब हम केमिस्ट्री में कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप सबको क्वेश्चन का कलेक्शन बताएंगे, यानी केमिस्ट्री से कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन होगा हमारे पास, और हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अब कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस के लिए कहीं और किसी और चैनल की ज़रूरत नहीं, बल्कि सोनू सर ही आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में केमिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आने वाले रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि रेलवे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर इन क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ लें। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, हम सारे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव तो आपको बता ही रहे हैं, इन सारे टॉपिकों का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और वो आपको वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक मिलता जाएगा। तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, उससे जुड़े रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये है रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी से पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है पदार्थ का वर्गीकरण और उसके गुण, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यानी टॉपिक है आपका मैटर, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखो, मध्यवर्ती का मतलब यहाँ पे हो गया कि डायरेक्ट उसको ठोस से गैस में कन्वर्ट करना। तो डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये कुछ प्रोसेस है हम आपको बता रहे, जो आप अच्छे से याद रखोगे और आपको काम आएगा। तो ये देखिए, हम लोग को पता है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। हम उसको समझने के लिए एक ट्रायंगल से तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। गैस से द्रव में परिवर्तित होना कहलाता है संघनन। गैस से द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन। द्रव से ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, हिमांक। क्या कहलाता है, हिमांक। थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तित होना कहलाता है क्वथनांक, या उबलना बोलते हैं। चलो क्वथनांक ही ठीक है, या क्या बोलते हैं, उबलना, ठीक है। द्रव से गैस में परिवर्तित होना कहलाता है वाष्पन। क्या कहलाता है, वाष्पन। और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना कहलाता है ठोसीकरण। क्या कहलाता है, ठोसीकरण। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए, एग्जामिनेशन में कहीं से भी आ सकता है। ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना कहलाता है क्या, ऊर्ध्वपातन। आप इस ट्रायंगल से जो समझ सकते हैं, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन, तो गैस से द्रव कहलाएगा क्या, संघनन। द्रव से ठोस क्या कहलाएगा, हिमांक। रिवर्स भी कर लो, तो ठोस से द्रव हो जाएगा क्वथनांक, द्रव से गैस हो जाएगा वाष्पन, और गैस से ठोस हो जाएगा ठोसीकरण। चलिए, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, डॉट 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 एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा हुआ है, ठीक है। यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, डॉट 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 एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन जो है केमिकल चेंज नहीं है। तो बता देते हैं केमिकल चेंज को कैसे पकड़ते हैं। केमिकल चेंज का मतलब होता है परमानेंट, और फिजिकल चेंज का मतलब होता है जिसको रिवर्स किया जा सकता है। तो देखिए, तो एक अंडा का पकना, ठीक है। अंडा अगर पक गया तो, सॉरी क्या है, हाँ, अंडा का
पकाना, अगर अंडा पका लिए तो दोबारा आप उसको अंडा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये केमिकल है। पूछ रहा है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये केमिकल हो गया। एक आइस क्यूब का पिघलना, बर्फ अगर पिघल जाए तो फिर से जमाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल, यानी ये केमिकल में नहीं आता है। केक का बेक करना यानी केक को काट वाट देना। केला का सड़ना किण्वन है, एक बार सड़ गया केला तो दोबारा वो केला में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये तीनों केमिकल है। आइस क्यूब का पिघलना फिजिकल प्रोसेस है, तो इसको पहचानेंगे कैसे? भौतिक परिवर्तन जिसको पुनः रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन जिसको पुनः रिवर्स नहीं किया जा सकता वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन थर्ड में जाते हैं। हवा एक डॉट 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 है, यानी हवा क्या है? वैसे तो इसको मिश्रण कहते हैं, पर ऑप्शन देखते हैं। शुद्ध मिश्रण जो है नहीं, केवल मिश्रण का मिश्रण ये भी नहीं है, केवल तत्वों का मिश्रण ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शुद्ध होता है, तत्व शुद्ध पदार्थ है। दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण, तो सही होगा इसका आंसर डी। ये दोनों है, ये क्या है? तत्व और यौगिक का मिश्रण है, यानी जो वायु है वो तत्व और यौगिक का मिश्रण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरल लिक्विड कागज क्या होता है? लिक्विड कागज क्या होता है ये पूछा है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में। तो आप ऑप्शन देखिए, कागज जो गीला नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, नहीं। शीघ्र सूखने वाला कागज का रंग तरल पदार्थ जिसे मुद्रित समरांगी को सही करने के लिए लगाया जाता है। सही बात है, ये वो है आपका तरल लिक्विड कागज जो क्या किया जाता है? मुद्रित समरांगी, यानी जो पैकिंग वैकिंग में यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? तरल लिक्विड कागज। यहाँ पर क्या है? कागज जो कभी सूखता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उस प्रक्रिया को मतलब क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, किधर गया? देखिए यहाँ पे आपके डायग्राम है। गैस जो है सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं ठोसीकरण। लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में सब्लिमेशन होगा नहीं, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इक्वेसेशन। ये थोड़ा अलग टाइप का लिखा हुआ है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। बी, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। देखो डिपोजिशन का मतलब ही होता है जमा होना, और जमा होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ठोसीकरण भी हो सकता है, और एक और आपका क्या दिया हुआ है? डिपोजिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? डिपोजिशन। क्योंकि देखो ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश है सब्लिमेशन, जो होगा नहीं। संघनन का इंग्लिश है कंडेंसेशन, ये भी नहीं होगा। और आपका इक्वेशन है, ये भी नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में था। आंसर होगा क्या? डिपोजिशन, जमा होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ देखना है गलत कौन सा है। तो पढ़ते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। यही तो गलत है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में नहीं होते। लेकिन चलो बाकी देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही बात है, पदार्थ के कण में जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर आप द्रव की बात कर ले, गैस की बात कर ले, तो उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण छोटे होते हैं, जिसको परमाणु अणु कहते हैं। तो ये तीन पदार्थ को लेकर सही है। आपका ए नंबर जो है वो सही नहीं है, आपका फर्स्ट का जो आंसर है वो सही नहीं है। यानी आंसर क्या होगा कि पदार्थ के कण जो हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं। ये गलत है पदार्थ के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ALP स्टेज 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की कुछ गणना की थी? पदार्थ की पांचवी अवस्था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया RRB ALP स्टेज 1 में। ठीक है, तो पदार्थ की 5 अवस्था होती है, जिसमें 5वां अवस्था होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस, यानी बोस आइंस्टीन संघनन। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर है सत्येंद्र नाथ बोस, यानी इसका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये कुछ याद करना है। वैसे भी इसमें होमी भाभा जो है ये सब जियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से नेमिंग है। CV रमन फिजिक्स में आ जाते हैं। विक्रम साराभाई आपके अंतरिक्ष में कुछ खोज किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तरल पदार्थ की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? ठीक है, तो बता देते हैं कि तरल पदार्थ की समान मात्रा में प्रक्रिया जो है भौतिक परिवर्तन सबसे
भौतिक परिवर्तन धीमा जो दर है वो वाष्पीकरण का होता है, क्योंकि क्वथनांक जो है ये स्टार्ट होता है हाई टेम्परेचर पर, आपका संघनन जमना हिमांक जो है निम्न टेम्परेचर पर। तो एक वाष्पीकरण ही है जो धीमी गति से लेकर तीव्र गति तक होता है। सभी तापमान पे होने वाली प्रक्रिया कौन है? वाष्पीकरण। तो अगर एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी आता है कि सभी तापमान पर होने वाली प्रक्रिया कौन है, तो वो है क्या? वाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ठीक है ना सर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। आपको विषम को पहचानना है, तो है तो ये साइंस और रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप इन चारों को देखिए और पहचानिए विषम कैसे है। तो ध्यान दीजिए, वायु मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। दूध, ये भी मिश्रण है। मिश्र धातु, नाम ही में मिश्र लगा हुआ, ये मिश्र धातु है, लेकिन जल एक यौगिक है। तो चारों ऑप्शन में से 3 जो है वो मिश्रण है और जल क्या है? एक यौगिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो नहीं करने वाले धातु, तो सोडियम तो काफ़ी क्रियाशील है, पानी से रिएक्शन कर लेगा। पोटासियम भी, कैल्शियम भी, क्योंकि चूना को आप पानी में डालने हैं तो उबलने लगा है। तो ज़्यादातर इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ही जो है वो ठंडे पानी में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, हम लोग के पास बहुत सारा जगह है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित, ये तो हो गया, हाँ, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं? जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो देखो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है ये सीधे क्या हो जाता है? ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऊर्ध्वपातन कर सकता है। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो ये तो सीधा सीधा आंसर, इसका भौतिक अवस्था क्या होगा? द्रव होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो ये पूछा है RRB ALP स्टेज 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करता है? पंकिल जल का मतलब हो गया गंदगी से, यानी छानना। तो इसका आंसर होगा निस्यंदन। निस्यंदन मतलब क्या होता है? छानना। इसमें पृथक्करण भी है, कीप वाला विधि है, आपका आसवन विधि है, गर्म किया जाता है, क्रिस्टलीकरण में भी ठोस में बदला जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? निस्यंदन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्सटीन 15 के बाद 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, यानी आपको सबसे बेटर भरना है। इसमें कौन है? कल्ली चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है कौन? तो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है सिलेक्ट चूना। बिना बुझा हुआ चूना को बोलते हैं क्या? सिलेक्ट चूना। इंग्लिश वर्ड है सिलेक्ट चूना, इसका हिंदी क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? कल्ली चूना बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB ALP स्टेज 1 में। ये सारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ही क्वेश्चन कलेक्शन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो फिर से देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या बताए थे? बताए थे जो परमानेंट होता है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो बर्फ का पिघलना रिवर्स किया जा सकता है, मक्खन का खट्टा होना, आयोडीन का क्रिस्टलीकरण ये भी रिवर्स किया जा सकता है, गीले कपड़ों का सूखना को रिवर्स किया जा सकता है, यानी कौन है? मक्खन का खट्टा होना। जो किण्वन है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? तो ये आपका है, देख लेते हैं ऑप्शन। प्राकृतिक रासायनिक समीकरण, रफ रासायनिक समीकरण, कंकाल रासायनिक समीकरण, जटिल रासायनिक समीकरण। आंसर होगा इसका क्या? कंकाल रासायनिक समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। धातु जो केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, अक्रिय गैस ये गैस अवस्था में होता है, उपधातु ये भी ज़्यादातर ठोस अवस्था में होता है, कुछ द्रव अवस्था में होते हैं पर गैस अवस्था में नहीं होते हैं। लेकिन जो अधातु है ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ब्रोमीन एक अधातु है जो गैस अवस्था में पाया जाता है।
जिसके कारण अधातु को टिक करना है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? तो गर्मी उत्पन्न का मतलब हो गया ऊष्माक्षेपी। देखते हैं ऑप्शन। दहन अभिक्रिया, दहन तो जलेगा, लेकिन दहन हम लोग जो खाना खाते हैं उसको भी बोलते हैं, भोजन का पाचन भी दहन में आता है, ठीक है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा ग्रहण करेगा। ऊष्माक्षेपी विस्थापन, तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। तो दहन बहुत सारे बच्चे देख के टिक आउट कर देंगे, पर बता दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सांस लेने की अभिक्रिया भी दहन है, क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो केवल दहन नहीं बल्कि क्या टिक आउट करना है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन का हो रहा है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? तो विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में होते हैं, यह बात तो सही है। गैसों के विसरण की दर गैसों के विसरण की दर जो है, गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है। गैसों के जो कण है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, इसका आंसर जो है ये जो होगा नहीं होगा। गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, ये गलत है। बाकी इसका तीनों सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। गैस के कण गतिमान होते हैं तभी एक दूसरे से घुलेंगे, तो विसरण तभी संभव है, सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना से सबसे अधिक होता है। तो जितना पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा उतना ज़्यादा विसरण होगा, यानी गैस का विसरण सबसे ज़्यादा होता है, द्रव का विसरण तुलनात्मक रूप से कम होता है, ठोस का विसरण नहीं होता है। तो गैस का तो सबसे ज़्यादा हो गया, ये भी सही है। गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करता है, ये गलत है, आयतन से कोई लेना देना नहीं है। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति करते हैं, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अणु शब्द, तो अणु शब्द जो है वो मॉलिक्यूल्स है, इसका आंसर होगा, क्योंकि जे थॉमसन तो नहीं होगा। जे थॉमसन जो है वो परमाणु के बारे में बताए थे, रदरफोर्ड संरचना के बारे में बताए थे, जॉल डाल्टन भी परमाणु के गुणों के बारे में बताए थे। तो आंसर होगा क्या? डेमोक्रिएट्स। आंसर क्या होगा? डेमोक्रिएट्स। लेट मी चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसका आंसर क्या है? डेमोक्रिएट्स। ये कुछ थ्योरेटिकल है जो आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, इसका ऑप्शन तो रह गया, 23 का ऑप्शन। हाँ जी, 23 का ऑप्शन इधर है। चलिए 23 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। संगीत के नोट्स की तरह सारे गामा पादा निसा के नोट्स में मैच करता है। उसमें क्या था कि पहला सुर 8वें सुर से मैच करता है, तो उसी की तरह है इस नियम को जाना जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है, पर देख लेते हैं कौन है। ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन में कह रहा है आधुनिक आवर्त तालिका के रूप में नहीं, मेंडलीव का नियम नहीं, मेंडलीव का नियम भी नहीं होगा, और डोबेराइनर का ट्रिक नियम नहीं, न्यूलैंड का अष्टक नियम होगा। इसका आंसर होगा डी। थोड़ा इन चारों को समझ लेते हैं। देखो, आधुनिक आवर्त तालिका के रूप में जो तत्वों को वर्गीकृत किया गया वो है मोसले का बढ़ते परमाणु क्रमांक के बेस पे इसको रखा गया है। इसका क्या है? इसका है बढ़ता परमाणु संख्या, इसका है। उसके बाद मेंडलीव का है, यह है बढ़ता परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान के आधार पे मेंडलीव था, ठीक है। उसके बाद डोबेराइनर का ट्रिक नियम, ये 3 तत्व को व्यवस्थित किए थे, 3 तत्व को व्यवस्थित किए थे। और न्यूलैंड का अष्टक नियम में 8 तत्व को व्यवस्थित किया गया था, जिसमें पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से क्या था? बराबर था। तो ये है आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, इन सब से ही पूछा जा सकता है। अब बाकी इन सब के बारे में डिस्कशन हम करेंगे वीडियो में, जिसमें हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको क्या करेंगे, पूरे आवर्त सारणी का शॉर्टकट में सारा डिस्क्रिप्शन कर दिया जाएगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव फटाफट टिक आउट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2Cu + O2 CuO एक उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया का है?
तो देखिए तो ऑप्शन में दोहरी विस्थापन। विस्थापन कब होता है? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटाएगा। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों जुड़ जा रहा है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, या इसको योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। ये पूछा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, 2018 में 20 डेट के साथ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक किसको बोलते हैं? जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो देखते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। बाकी अमोनियम क्लोराइड है, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए थे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थेलीन है, कपूर को आप अच्छे से जानते हैं कि ये ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं ऊर्ध्वपातक। तो नहीं है कौन? आंसर होगा सोडियम सल्फेट, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है एवोगाद्रो संख्या डॉट 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 के रूप में निरूपित किया जाता है। तो एवोगाद्रो संख्या को बोलते हैं NO से निरूपित करते हैं, कहीं कहीं इसको Na से भी निरूपित करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। इस नंबर को एवोगाद्रो कहते हैं, जिसको Na एवोगाद्रो नंबर या N नॉट से सूचित करते हैं, N नॉट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन क्या है? पढ़ ही चुके हो, देख लेते हैं ऑप्शन। यह किसी ठोस के द्रव में रूपांतरित होने की प्रक्रिया। ठोस से द्रव नहीं, किसी गैस का तरल नहीं, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन, यानी सीधे कन्वर्ट हो जाता है ये ठोस से वाष्प यानी गैस में। चलिए अगला देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर है जो आसानी से हीट में एब्जॉर्ब होकर, हीट को एब्जॉर्ब होकर टूट जाता है, अलग हो जाता है सिल्वर। तो इसको बचाया जाता है गर्मी से, उष्मा से। देखते हैं ऑप्शन, हवा के संपर्क में बचने के लिए नहीं, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं, सूरज की रोशनी का रंग जोड़ने के लिए। यहाँ देखिए सूरज की रोशनी देकर टिक आउट नहीं करना है, सूरज की रोशनी का रंग जोड़ने के लिए नहीं, सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए, क्योंकि ये उष्मा को एब्जॉर्ब करके अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी में। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो देखो कैल्शियम सल्फेट ये है CaSO4, और हेमी का मतलब होता है हाफ H2O। हेमी का मतलब होता है हाफ H2O। और आप फॉर्मूला देखिए समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये फॉर्मूला किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसको बनाया जाता है जिप्सम से। और जिप्सम का भी फॉर्मूला आप यहाँ लिख लीजिए, आपको काम आएगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। पढ़ते हैं इसको कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ को हेमी पढ़ते हैं, हेमी हाइड्रेट को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी धातु की अवस्था द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं? द्रव से गैस। द्रव से गैस का मतलब हो गया क्या? वाष्पीकरण। द्रव से गैस में क्या हो गया? वाष्पीकरण। फिर से हम दोहरा दे, द्रवीकरण ठोस से द्रव में, वाष्पीकरण द्रव से गैस में, ठोसीकरण गैस से ठोस में, अम्लीकरण ये तो अम्ल का मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अम्लीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। डॉट 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 द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था, किसके द्वारा? तो निश्चित अनुपात का नियम बताया गया था जोसेफ प्राउस्ट द्वारा। जोसेफ प्राउस्ट द्वारा। जोसेफ प्राउस्ट क्या बोले थे कि अगर यौगिक शुद्ध है तो उसमें घटक जो होंगे निश्चित अनुपात में होंगे। अच्छा, ये अनुपात से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है एक्चुअल में। तो क्या कहा जा रहा है भाई कि निश्चित अनुपात का नियम, तो ये तो जोसेफ प्राउस्ट है, पर ये कहे थे कि जो यौगिक है वो एक अनुपात का पालन करेगा। तो अनुपात होता है द्रव्यमान के हिसाब से। देखो H2O, तो H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 1, यहाँ 2 है हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा 16, ये कट कर आ जाएगा 1:8। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जल में घटक का अनुपात कितना होगा? 1:8। उसी तरह से एक और देख लीजिए, अगर आ गया मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया 16 दूनी 32। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3:8, यानी 3:8। तो ये भी आपसे पूछेगा
कि कार्बन डाइऑक्साइड में अनुपात बताइए, तो कितना होगा 3:8। जल में हो जाएगा 1:8। किसी भी यौगिक में द्रव्यमान निकालकर आप रेशियो सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे इस नियम को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्राउस्ट। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। इसमें है लेवोजियर। लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। इनका अगर बात करें नियम का तो ये बताए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ये कहते कौन? लेवोजियर। ठीक है, अभी देखिए डेमोक्रिएट्स के बारे में आप ऊपर पढ़े थे। ठीक है, प्राउस्ट हो गया। और जॉन डाल्टन, डाल्टन मतलब परमाणु, बड़ा फेमस है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यानी आप जो केमिस्ट्री में सबसे छोटा कण परमाणु के बारे में पढ़ते हैं वो कौन बताते हैं? डाल्टन। तो बड़ा फेमस है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। तो अब तक 31 ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से। क्या क्वेश्चन क्या है? किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतना कण शामिल होते हैं। ये तो मोल कॉन्सेप्ट है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड में इतना कण मौजूद है तो अणु का संख्या बताइए। तो सिंपल सा मैथमेटिकली कैलकुलेशन यहाँ पे है कि 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर एक अणु। ठीक है, तो कितना अणु का पूछ रहा है? 3.011 इंटू 10⁻23 का पूछ रहा है। तो क्या करना है? 1 इतना 6.022 इंटू 10⁻23 आप मल्टीप्लाई कर देना है इससे। मल्टीप्लाई कितना से कर देना है? इससे कर देना है। यहाँ देखो लिख देते 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये 23 और 23 कैंसिल, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, आपका आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो बहुत आसान है। देखो इतना अणु बराबर 1, तो कितना अणु का पूछ रहा है? तो सीधी बात है 1 बटा इतना को मल्टीप्लाई कर दो इतना से, आ जाएगा 1/2 0.5। आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आते एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? अभी तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो अभी तक 5 अवस्था है। कौन कौन अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34 चलते हैं। 34 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। 34 क्वेश्चन बताने के लिए स्पेस चाहिए हमें। 34 क्वेश्चन कह रहा है हाइलोजन में डॉट 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 होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले जान जाओ कि हाइलोजन्स होते क्या हैं। हाइलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं हाइलोजन। क्या कहते हैं? हाइलोजन। इसको एक्स से डिनोट करते, इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सब का फॉर्मूला 2:2 होता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और एक और होता है एस्टेटीन भी इसमें होता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये जो होता है याद रखिएगा गैस अवस्था में होता है, ये भी होता है गैस अवस्था में, ये होता है आपका लिक्विड अवस्था में और ये होता है आपका ठोस अवस्था में। ये रेडियो सक्रिय है, इसके बारे में ज़्यादातर नहीं पूछता है। यानी अगर आपकी बात करें हाइलोजन फैमिली का तो इन्हीं चारों से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये रेडियो सक्रिय से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जब अवस्था की बात आ गई तो अवस्था तो यहाँ पर भौतिक में दिख रहा है बिल्कुल 4। 2 है गैस, 1 है तरल यानी द्रव और 1 है ठोस। देखते हैं ऑप्शन। 3 गैस 3 ठोस नहीं है, 2 गैस 3 ठोस नहीं है, 2 गैस 1 तरल 2 ठोस। तो रेडियो सक्रिय को भी ठोस में लेके चला गया है। तो ये देखिए 2 गैस 1 तरल, तरल मतलब लिक्विड, और 2 ठोस, इन दोनों को ठोस में रखा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी। आंसर होगा क्या? सी। फिर है 2 गैस 2 तरल पदार्थ और 1 ठोस। 1 ठोस यहाँ पे नहीं है, 2 तरल भी नहीं है, एक ही तरल है। इसको याद रखने का ट्रिक भी बहुत आसान है। इसको याद रखने का ट्रिक है, आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे तो ब्लैक उतना अच्छा चलेगा नहीं। इसका ट्रिक है फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो इसका ट्रिक क्या है? फ्लोरीन, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन,
आयोडीन आई से और एस्टेटिन से आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ग 17 में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। कहीं से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हाइलोजन जो कि काफ़ी चर्चित तत्व है केमिस्ट्री का, किस वर्ग में आते हैं, तो ये वर्ग 17 में आते हैं। इनका नाम हाइलोजन क्यों पड़ा, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण इनको कहा जाता है हैलोजन्स, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह। हैलो मतलब आकर्षित करने वाला, जन मतलब समूह, हैलोजन्स वर्ग 17 में। और ये 4 है, 2 ठो गैस, 1 द्रव और बाकी 2 ठोस। आंसर होगा सी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हम आपको पूरे आवर्त सारणी का 10 से 15 मिनट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप आवर्त सारणी से रिलेटेड एक भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। फिलहाल अभी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करना है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पूछे गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं 35, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 35, दी गई अभिक्रिया में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। देखो संयोजन मतलब होता है जुड़ना, तो उसके विपरीत होगा टूटना यानी विलोपन। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है, अपघटन मतलब टूटना ही होता है, विस्थापन नहीं होगा, दोहरा विस्थापन या अवक्षेपण नहीं होगा, तो क्या होगा अपघटन, जिसको विलोपन भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं विलोपन भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अपघटन। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस यानी ब्यूटेन जलेगा, ब्यूटेन को ही प्राकृतिक गैस कहते हैं। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट में पूछा गया ग्रुप डी में, तो ये होगा उष्मा क्षेपी, जलेगा तो उष्मा देगा, क्या होगा उष्मा क्षेपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो सबसे आकर्षण बल अधिकतम होता है ठोस, थोड़ा सा गैप बनेगा द्रव तो कम होगा द्रव में, और सबसे कम आकर्षण होता है गैस में, ना के बराबर। तो सबसे ज़्यादा ठोस एवरेज होगा द्रव, और सबसे कम गैस प्लाज्मा में तो होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयन का आदान प्रदान कर यौगिक बनाता है। तो आयन का आदान प्रदान करेगा उसको कहते हैं विस्थापन, और 2 यौगिक करे तो उसको क्या कहेंगे द्विविस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। तो सौर कुकर के अंदर का रंग काला होगा, क्योंकि काला रंग जो है प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा हीट बनाएगा, और जितना ज़्यादा हीट बनाएगा ये उसको विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, या जो भी इसका यूज है सौर कुकर का, हीट के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लैक रंग चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेली में ठंडक महसूस होती है, तो दी गई अभिक्रिया में से ऐसा किस एक कारण के मतलब किस एक कारण होता है। ठीक है, तो आपको बता दें किसी भी द्रव का अगर आपके हाथ पर से वाष्पन होगा तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। तो आंसर इसका होगा क्या, इसका आंसर होगा वाष्पन। ठीक है, तो यहाँ पे एसीटोन है, पर किसी भी द्रव का आपके हाथ से वाष्पन होगा तो आपको ठंडा फील होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखते हैं, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन के अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। सही बात है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित करेगा। शुरू से है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित करेगा, ये सही है। पूछ रहा है क्या कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर तो यही होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, इसका आंसर होगा ए। लेकिन चलिए बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है। बाकी ऑप्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल यौगिक बनता है, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि योगशील में एकल यौगिक बनता है। एक कम विद्युत ऋणात्मक अपने जलीय विलयन के अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक को विस्थापित करता है, ये भी गलत है। एक कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील को विस्थापित करेगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए का अपोजिट है। तो आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 42, पदार्थ के विभाजन का विचार डॉट 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 लंबे समय से माना जाता है। तो ये तो है भारत में, क्योंकि पदार्थ के विभाजन का विचार कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भारत से ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव से ठोस, तो क्या बोले थे, द्रव से ठोस जो है वो हो जाएगा संघनन, जिसको घनीकरण भी बोलते हैं।
थोड़ा सा हिंदी में बहुत सारे उपनाम होते हैं तो उसमें ध्यान रखना है। संघनन मतलब घनीकरण यहाँ है, संलयन अभिक्रिया नहीं होगा, फिजिक्स का है ये, उत्सादन भी नहीं होगा, विखंडन भी नहीं होगा, विखंडन मतलब टूटना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो सीधी बात है, देखिए तो यहाँ ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रयोग कर, अम्ल और क्षार का प्रयोग कर, दाब बढ़ाकर, उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर, विकृत कर। आंसर होगा सी, क्योंकि अगर किसी पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो वो पिघलेगा, उसके बॉन्ड टूटेंगे, मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और वो दूसरे अवस्था में बदलेगा। तो आप ऊष्मा अवशोषित करके या उत्सर्जित करके उसका भौतिक अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 45 ... को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? परमाणु, परमाणु तो उसका छोटा सा कण है, अणु भी बिल्कुल परमाणु ही है, भार, द्रव्यमान। तो आंसर क्या होगा इसका? द्रव्यमान। ठीक है, भार भी हो सकता है पर भार में गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, W = m/g होता है, तो आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। ये पूछा हुआ है RRB ग्रुप डी में। चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं। 46 क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल कार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? ठीक है, मैरे है, डाल्विन है, हॉल्डेन है, मेंडल है। ये थोड़ा सा साइंटिफिक है, इसको देख लेते हैं। 46 चलिए तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है हॉल्डेन। इसका आंसर क्या है? हॉल्डेन। हॉल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक, अकार्बनिक मतलब अजैविक, कार्बनिक को जैविक कहते हैं, अणुओं से विकसित हुआ है हॉल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते क्या कहा जाता है? तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं योगात्मक, क्योंकि योगशील अभिक्रिया में ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो ये होगा कार्बाइन। क्या होगा? कार्बाइन। सबको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। गैस और द्रव का सामान्य नाम क्या है? गैस और द्रव का सामान्य नाम द्रव ही होगा। द्रव्य वैसे बोलते हैं, यहाँ मिसटाइप है, ये क्या हो जाएगा? द्रव होगा, द्रव होगा, द्रव्य होगा। क्या होगा? द्रव्य पदार्थ। चलिए तो ये था 49 क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग, लगभग 70 क्वेश्चन है आपके पास, 70 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट है जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है सारे के सारे क्वेश्चंस। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहते हैं? तो ये हो गया विसरण। अभी अभी आप विसरण के गुण में पढ़े थे इस ऑप्शन को। तो विसरण में क्या होता है? अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। नेक्स्ट, अयस्क के भर्जन क्यों किया जाता है? उसमें कार्बन डाइसल्फाइड और पानी निकालने के लिए नहीं, ये तो निर्जलीकरण होगा, सल्फर निकालने के लिए, क्योंकि अयस्क में सल्फर की एक अशुद्धि होती है जिसको सल्फाइड अयस्क कहते हैं, तब उसको भर्जन किया जाता है, यानी वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो उसका जो सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है। क्या बन के निकल जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं भर्जन। ये भी पूछता है भर्जन क्या है, तो आपको बता दें कि ये जो भर्जन है वायु की उपस्थिति में वायु के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। अब वायु अगर नहीं रहेगा, वायु अगर अनुपस्थित रहेगा तो इसको निस्तापन कहते हैं। तो ये पूछता है निस्तापन और भर्जन। तो निस्तापन मतलब गर्म करना वायु की अनुपस्थिति में, और वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन, जिसमें सल्फर जो है वो ऑक्साइड में बदलकर अलग निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, ये पूछा हुआ है RRB JEE में। ठीक है, JEE के एग्जाम पूछा हुआ है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या बताए थे कि जो परिवर्तन परमानेंट नहीं होता है, रिवर्स हो जाए, उसको बोलते हैं भौतिक, जिसमें पुनः रिवर्स किया जा सकता है। तो चेक करते हैं। गैसों का द्रव में द्रवीकरण भौतिक परिवर्तन है। ठोस का द्रव में पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है क्योंकि फिर से जमाया जा सकता है। द्रव का गैस में वाष्पीकरण, एक बार वाष्पीकृत को संघनन भी किया जा सकता है। पर पदार्थ का किण्वन, ये रासायनिक प्रोसेस है। किण्वन मतलब होता है सड़ना गलना। किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है, यह भौतिक प्रक्रिया नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र, ये होता है CHCl3। आंसर क्या होगा? CaCl3। ये भी पूछता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बेहोशी उत्पन्न करने में। बेहोशी उत्पन्न करने वाला रसायन का नाम है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पाइरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है? तो ये होता है सड़ने गलने से, यानी किण्वन। इसका भी आंसर क्या होगा? किण्वन। किण्वन प्रक्रिया से आपका इथेनॉल बनता है जिसको वाइन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है और पाइरुवेट भी मुक्त होता है। तो आप ये याद कर लोगे किण्वन। ये भी याद रखना, इथेनॉल को वाइन कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो कभी कभी पूछता है कि शराब का फॉर्मूला क्या है, तो शराब का फॉर्मूला होता है C2H5OH जिसको कहते हैं इथेनॉल। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बनता है ये चीनी के किण्वन से, चीनी के किण्वन से बनाया जाता है, यानी सराने गलाने से। चीनी को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बनता है तुम्हारा कौन? इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पदार्थ, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है, वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य संस्कृत वर्ड है मैटर, पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो क्या होगा? Mg। मैग्नीशियम एक धातु है, सक्रिय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक संकेत होता है। क्या होता है? संकेत। देख लेते हैं ऑप्शन। एक अद्वितीय आकृति नहीं, एक अद्वितीय रंग नहीं, एक अद्वितीय भौतिक प्रतीक, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। संकेत को क्या कहते हैं? रासायनिक प्रतीक भी बोलते हैं। RRB NTPC में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित जो मूलभूत सिद्धांत है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। इसका आंसर होगा जॉन डाल्टन। वैसे डाल्टन तो परमाणु सिद्धांत के लिए फेमस है, पर पदार्थ की प्रकृति से मूलभूत सिद्धांत को भी कौन बताए थे? जॉन डाल्टन। आप याद कर लोगे, जॉन डाल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आ रहा है क्वेश्चन। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है जो गर्म करने पर कन्वर्ट हो जाता है वाष्प में। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? ऊर्ध्वपातन। क्योंकि जैसे ही गर्म करोगे ये वाष्प में परिवर्तित होकर अलग हो जाएगा, तो NaCl अलग हो जाएगा, ये गैस में बदल जाएगा और NaCl ठोस है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सिर्फ NH4 जो ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ऊर्ध्वपातन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? यानी आयनिक यौगिक काफ़ी मजबूत होता है। देख लेते हैं क्या क्या मैच कर रहा है। यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील होता है, जरूरी नहीं है। यह कठोर होता है, सही है। ये आसानी से नहीं टूटता है, पर यह गलत है क्योंकि ये टूट जाता है तुरंत, पानी में घोलोगे तो टूट जाएगा। यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, नहीं, ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और पानी में घुलने के बाद चालक हो जाता है, तो ये भी गलत है। इसका क्वथनांक और गलनांक कुछ होता है, सही है। इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें। चलिए क्वेश्चन 61 देखते हैं। क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थ में मिश्रित होता है? तो आपको बता दें, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स होता है इसमें गैस होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग का जितना भी पेय पदार्थ होता है उसमें कौन सा गैस मिला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन तो बहुत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक ने कितने मूलभूत तत्वों का वर्णन किया था? तो मूल रूप से पदार्थ को सबसे पहले 5 भागों में बांटा गया था, अभी भी 5 ही है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरता है? तो ऊर्ध्वपातन जो ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए वो है यहाँ पर आयोडीन। वैसे कपूर भी है, आयोडीन भी है, नेफ्थेलिन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है। तो आयोडीन टिक आउट कर देना है। नाइट्रोजन नहीं, गैस है। सुक्रोज तो ग्लूकोज है। कैल्शियम मेटल है। अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, ये बना होता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O और इसी को गर्म करके बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये आपको थोड़ी देर पहले बताया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एक अत्यधिक धात्विक पदार्थ है? तो देख लो इसमें कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी अभी बताए थे हाइड्रोजन फैमिली से है कौन, ब्रोमीन। फ्लोरीन गैस है, आयोडीन ठोस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन द्रव है। तो हाइड्रोजन से क्वेश्चंस आते हैं 65 नंबर। चलिए तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चीनी के एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या कहा जाता है, किण्वन। चीनी से बनता है एल्कोहल, इथेनॉल, जो केमिस्ट्री में क्या कहलाता है, किण्वन। ये पूछा हुआ RRB NTPC में, ठीक है। तो आज के वीडियो में लगभग 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगले वीडियो में भी लेकर आएंगे इसी तरह का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या किसी भी कंपटीशन में आने वाले केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन। तो सोनू सर के साथ केमिस्ट्री यहाँ, बाकी सब्जेक्ट जहाँ आपका मन पड़िए। थैंक यू। सर